हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं सीटेट सीडीपी प्रैक्टिस सेट 1। आज आपका 2024 का जो अपकमिंग सीटेट है, सीटेट दिसंबर 2024, आज उसका पहला प्रैक्टिस सेट है। और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए मोस्ट से भी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल नए पैटर्न पे और नए वाले प्रश्न आपके इसमें आए हैं लेकर के। और इसकी पूरी सीरीज चलेगी, और अगर आप ये पूरी सीरीज कंप्लीट करते हैं तो 100% इसी के अंदर से आपके पेपर बनेगा और इसके बाहर नहीं जाएगा। बाकी साथ में हम थ्योरी क्लासेस भी कर रहे हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी साथ में क्लियर हो सके, और पूरा सिलेबस ही आपको पढ़ा रहे हैं। तो डेली लाइव क्लास करते रहें और साथ में जुड़े रहें। आज के प्रैक्टिस सेट की खास बात ये रहेगी कि सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही नहीं, बल्कि आप लोगों के लिए ये एक चैलेंज है। आज 30 क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और उसमें से आपको 22 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यस, 22 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। जिसने 22 क्वेश्चन सही कर दिए, एक मिनट, मोबाइल की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। हाँ, तो आज की क्लास में जिसने 30 में से 22 क्वेश्चन सही कर दिए, उसकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही है, और जिसने नहीं किए तो उसको थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जिसके कम नंबर आएँगे उनको मैं बताऊँगा अभी लास्ट में कि वो अपने नंबर कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं आज की क्लास में किसके कितने नंबर आते हैं, और पूरा चैलेंज एक्सेप्ट करो और इस क्लास को पूरा ही कंप्लीट करना। 30 के 30 प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। लास्ट में मैं आपसे पूछूँगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो इस क्लास को बीच में बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना, 1 सेकंड के लिए भी। और मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि जो पूरी क्लास करता है वही सीटेट पास करता है। ये पूरा अध्ययन है भाई, शुरू से एंड तक जो पूरी क्लासेस करेगा वही सीटेट को पास करेगा। ये बिल्कुल गारंटी की बात है, तो साथ में जुड़े रहें। चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। जो लोग जुड़ चुके हैं वो बताओ कि वॉइस वगैरह क्लियर है और वीडियो ठीक चल रहा है, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली सारी क्लासेस आपको मिलती रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट तैयारी मिलेगी। और ये इस क्लास का समय है 9 बजे। सीडीपी की डेली क्लास आपकी 9 बजे होती है, रात को 9 बजे। तो लिए टाइम जो है लिख के रख लो, और डेली लाइव आना है आपको, डेली ही क्लासेस करनी है। और अब जो है बिल्कुल ठान लो कि सीटेट को इस बार 101% निकालना ही निकालना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। और बाकी क्लासेस देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना सीटेट बाय शादाब आलम। शादाब आलम मेरा नाम है, तो आपको सारी क्लासेस यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, सीटेट बाय शादाब आलम लिखेंगे तो सारी क्लासेस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक, चलो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। बाकी जिसने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, ऐप पे जाके नोट्स ले लो, क्योंकि नोट्स आपके इतने भयंकर है ना, मतलब इतने इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर पेपर बनता ही नहीं है। पूरे कंप्लीट नोट्स में से आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, पूरा इसी के अंदर से आप जो है तैयारी कर पाएंगे। अलग से आपको किताब का एक पन्ना भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, कोई किताब नहीं खरीदनी, केवल नोट्स पढ़ लो, साथ में क्लासेस करते रहना। नोट्स मिलेंगे ऐप पर, ये प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो, यहाँ से जाके आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। चलिए अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से सब लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, है ना, आ चुके हैं सबके सब। जी, जी, गुड इवनिंग सभी को। वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है सभी का। वेरी गुड। भाई 1000 लाइक हो जाने चाहिए, आज 2000 लाइक का टारगेट रहेगा फाइनल। तो जल्दी से कमेंट को नीचे करके एक बार वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से सब लोग। जी, गुड इवनिंग टीचर जी, जी थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग सर, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो आज। थैंक यू वेरी मच, बाद में बात करेंगे हैंडसम वगैरह की, पहले टेस्ट करेंगे, है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में आपसे आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है कि क्या आप पहली ही अटेम्प्ट में इस बार सीटेट पहली ही अटेम्प्ट में निकालना चाहते हैं, यस और नो। दिसंबर वाला सीटेट किस किस ने इस बार सीटेट हर कीमत पे क्रैक करना ही है, कौन लोग हैं, यस और नो। और कौन लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एवं ही दे रहे हैं कि ठीक है, हो गया तो ठीक है, वरना आगे देखेंगे अगली बार। कौन लोग वो हैं जो इसी बार सीटेट को इसी बार निकालना चाहते हैं, 100% किसी भी कीमत पे क्रैक करना है, कौन है वो लोग, यस लिखो एक बार कमेंट में, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग जो है वो बिल्कुल एकदम प्रिपेयर हैं, मतलब रेडी है एकदम से, और तैयार बैठे हुए हैं। तो कौन है वो लोग, जल्दी बताएंगे आप। यस आ चुका है, वाह, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, भयंकर। यस आ चुका है, वेरी गुड। तो भाई अब जो यस वाले हैं ना, ये जितने जितने लोगों ने ये ठान लिया है कि इस बार वाला सीटेट 100% क्लियर करके ही रहेंगे, तो उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, थोड़ी सी मेहनत। और वो क्या है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, यानी कि दिन में 4 से 5 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। किसी भी तरीके से आप निकालो, दिन के 4 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल लो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। बाकी मैं आपका सीटेट इस बार 101% नहीं, 1000% क्लियर करवा के रहूंगा। बस जो जो बातें मैं बताता रहूंगा वो फॉलो करते रहना, बस इतना करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। बस रेगुलर क्लास हो जाओ, और क्लास को पूरा देखा करो शुरू से एंड तक। हर
मिनट पे कोई ना कोई नया पॉइंट होता है तो स्किप नहीं करनी। अब जितने लोग भी लाइव जुड़ चुके हैं अभी पूरा टेस्ट कंप्लीट करेंगे, 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 30 में से फिर लास्ट में बताना किसके कितने नंबर आए हैं, उससे पता चलेगा। आगे की कहानी आगे बाद में बात करेंगे। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तानिया से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन खालिस्तान प्रारूप को खालिस्तान अवस्था पर दर्शाता है। तो खालिस्तान में कौन से शब्द आएंगे ये आपको बताना है। कानून और व्यवस्था पश्च परंपरागत, आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत, आदान प्रदान पूर्व परंपरागत। तो खालिस्तान में क्या आएगा ये कमेंट करके बताओ। आप सब लोग अपना कमेंट में आंसर लिखते रहेंगे, उसके बाद डिस्कशन करते हुए एक्सप्लेनेशन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट से सब लोग लिखेंगे अपना आंसर, और छोड़नी नहीं है क्लास भाई, ये मैं आपको अभी कह रहा हूँ। जिसने बीच में क्लास छोड़ दी वो गया समझो, उसका सीटेट नहीं निकलना। जिसने बीच में क्लास छोड़ दी उसका सीटेट नहीं निकलना, कोई गारंटी नहीं है। तो क्लास में आए हो तो एंड तक टिके रहना। ये आप ये समझ लो कि ऑफलाइन क्लास में आ चुके हो, दरवाजा बंद हो चुका है, अब पढ़ाई करके ही जाओगे बाहर। तो ये अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आ जाओ। क्लास में आ चुके हो, एंड तक बने रहना, चुपचाप बैठे रहो यहाँ। मम्मी पापा जो भी बोले बोल देना, क्लास चल रही है, क्लास के बाद में काम करेंगे जो भी करना है, ठीक है। थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड ले लो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। बात करें नूर विद्यालय में लंच बॉक्स लाना भूल गई है और उसका लॉजिक क्या है कि कल मैंने आपके साथ लंच शेयर किया था तो आज आप मेरे साथ लंच शेयर कर लो। इसका मतलब क्या है, आदान प्रदान वाली बात चल रही है, लेन देन वाली बात चल रही है। और लेन देन वाला जो चरण है वो चरण कौन से नंबर का है ये आप कमेंट करके बताएंगे। आता पूर्व परंपरागत अवस्था में ही है, लेकिन चरण कौन सा है वो आप कमेंट करके बताएंगे। पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा चरण है बताओ, कोलबर्ग के हिसाब से कौन सा चरण है। तो इसको हम कहते हैं यांत्रिक सापेक्ष, है ना, यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास। यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास इसका नाम होता है, और ये चरण नंबर सेकंड है आपका, ठीक है। दूसरा चरण होता है, और पूर्व परंपरागत अवस्था में स्टार्टिंग वाली पहली अवस्था में ही आ जाता है। पहला और दूसरा चरण, दो चरण ही शुरू की अवस्था में होते हैं, दो चरण दूसरी अवस्था में, फिर दो चरण तीसरी अवस्था में, टोटल 6 चरण हो जाते हैं। तो आंसर राइट हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। समझ गए बात को। इसमें लेना देना और आवश्यकताओं की बात करते हैं, अपनी जरूरतों की बात करता है बच्चा, खाने पीने पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रहता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 2 आ चुका है, वेरी गुड, मतलब आपको चीजें याद हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो 900 लाइक्स होने वाले हैं, 4 लाइक बच रहे हैं, 5 लाइक बच रहे हैं। एक बार कमेंट को नीचे करके सब लोग अच्छी तरह से लाइक कर दो फटाफट, ईमानदारी के साथ में, जल्दी अच्छे बच्चों की तरह वीडियो लाइक कर दो। देखो सेकंड है आपका, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, या जेंडर रूढ़िवादिताएं। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिखेंगे जल्दी से अपना आंसर। सर नोट्स में ऑफर कब निकालोगे। भाई अभी तो निकाला था 1-2 दिन पहले ही, तो अब तो आप नोट्स ले लो जाके, फिलहाल ऑफर का इंतजार मत करो अब, है ना। आप लेट मत करो, नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। बिना ऑफर के भी सस्ते ही हैं, बिना ऑफर के भी नोट्स का प्राइस ज्यादा नहीं है, ऑलरेडी 33% उस पर ऑफर निकाला हुआ है। देखो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जो जन सामान्य की अवधारणा होती है उसको हम क्या कहेंगे। हाँ, जो दिमाग में बसी हुई पहले से ही सेट मामला है उसको हम कहेंगे जेंडर रूढ़िवादिता। विभेदीकरण तो है नहीं देखो, और ना ही जेंडर पहचान है कि जेंडर की पहचान कर रहे अलग अलग, है ना। जेंडर भूमिका और रूढ़िवादिता, इनमें एक माइनर सा अंतर है, आज समझ लो क्योंकि जिंदगी में दोबारा कोई नहीं समझाएगा आपको, और इन दोनों में फर्क आपको जिंदगी में समझ में आएगा भी नहीं। एक जैसी लगती है ना, जेंडर रूढ़िवादिता हो या भूमिका हो, एक जैसी लगती है दोनों में, लेकिन फर्क है। वो फर्क आज समझा देता हूं आपको, ध्यान से समझ लो क्या है फर्क। देखो, जेंडर भूमिकाएं वो होती हैं जो हम अपने लिए तय कर लेते हैं, यानी कि मैं एक लड़का हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि घर परिवार का खर्चा संभालना, ये मेरी भूमिका है। मेरी दैनिक जीवन में समाज में मैं कैसे रहूंगा ये मेरी भूमिका है, कि मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करना है, इसलिए मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे ये मेरी भूमिका है। लेकिन बाकी समाज मेरे बारे में क्या सोच रखता है, मेरे बारे में क्या ख्याल रखता है कि मुझे कैसा होना चाहिए, ये उनके दिमाग में रूढ़िवादिता है। तो भूमिका मतलब हमारा क्या रोल है समाज के हिसाब से,
और रूढ़िवादिता वो जो आपके दिमाग में बसा हुआ है कि इस व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। ये अंतर है दोनों में। फिलहाल यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्लियर? अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती है। यह कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। दूसरा है यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। तीसरा है यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है और फोर्थ है यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा? लिखेंगे आप अपना आंसर कमेंट में फटाफट से। चलो बहुत बढ़िया। जी, गुड इवनिंग सभी को जो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक करते रहना जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाई, ईमानदारी से। बी ऑप्शन ज़्यादा आ रहा है लोगों का, देखते हैं क्या होता है। पाठ्यचर्या हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल किया गया है शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है। पिता तो घर के काम कर रहा है और माता बाहर के यानी कि साहसी कार्य, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता खत्म होगी। जेंडर रूढ़िवादिता के अपोजिट जा रहे हैं ये। तो जेंडर पक्षपात को सशक्त कर रहा है? नहीं। पक्षपात का मतलब तो अंतर हो गया, तो अंतर तो नहीं हो रहा इसमें, या कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करेगा, यस। जेंडर रूढ़िवादिता इससे खत्म हो जाएगी आपकी। जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करेगा? प्रोत्साहित नहीं करेगा। जेंडर विभेदीकरण करेगा? तो भेदभाव या विभेदीकरण यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? पॉजिटिविटी है, ना कि निगेटिविटी। तो यहाँ पर आंसर सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाड़ या फिर अंत व्यक्तिनिष्ठ था? तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? चलिए जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप। एसएसटी की क्लास का टाइम बताइए। एसएसटी की क्लास का टाइम होता है 7 बजे, 7 PM। हालांकि आज नहीं हुई थी, आज मैं थोड़ा सा बिजी था तो दिन वाली क्लास नहीं हो पाई। ये एसएसटी का टाइम है। और 9 PM का जो टाइम है ये आपका सीडीपी वाला टाइम है, ठीक है। देखो, जब एक वयस्क जो है यानी बड़ा व्यक्ति जो है बच्चे के निष्पादन में मदद करता है। निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस होता है, जो भी बच्चा काम कर रहा है उसको परफॉर्मेंस कहेंगे। उसमें अगर आप सहयोग कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं समीप, इसको कहेंगे पाड़। 1 मिनट। सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, जब वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित, हाँ सहयोग को ही पूछ रहा है आपसे। तो सहयोग को क्या कहेंगे? पाड़ कहेंगे, यानी कि स्कैफोल्डिंग कहेंगे। और अगर आपसे ये पूछे कि सहयोग द्वारा जहां बच्चा पहुंचेगा, जिस चरण पे बच्चा पहुंचेगा या जिस चीज को सीखेगा, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो फिलहाल यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट है आपका जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? पहला ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? लिखो अपना आंसर जल्दी से। जी सर, जुलाई में 1-2 नंबर से रह गया। इस बार नहीं रहेगा। जुलाई वाला जिसका भी सीटेट रहा है, जो भी आपकी गलतियां हुई हैं कोई बात नहीं। इस बार आपका सीटेट नहीं रुकेगा। 101% गारंटी है, सीटेट आपका क्रैक होगा, मतलब होगा। बस आप लोग ठान के बैठ जाओ, रेगुलर आना है क्लास में। क्लास में रेगुलर हो जाओ, सीटेट आपका मैं निकलवा दूंगा, इसमें जरा भी शक की बात नहीं है। परिकल्पनात्मक, परिकल्पित का मतलब सीधा हो गया कि कल्पना करना बच्चा सीख चुका है। और कल्पना जो होती है वो अमूर्त होती है। जब आप कोई भी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो वो अमूर्त होता है ना। आप कल्पना कर रहे हैं कि मैं आसमानों में उड़ रहा हूँ, है ना। तो ये अमूर्त तो है, सामने तो कोई चीज नहीं है ऐसी। तो ये आपका फोर्थ स्टेज में ही आएगी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसको औपचारिक भी कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। खाली स्थान दिया है शुरू में ही, किसके अनुसार बच्चों बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? लॉरेंस कॉलबर्ग के, जीन प्याजे के, ले वाइगोत्स्की या अल्बर्ट बैंडुरा? तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा? लिखो अपना आंसर जल्दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस गुरुजी, मेरा भी 4 नंबर से नहीं हुआ था सीटेट, इस बार 120 प्लस लाना है। 100%। इस बार 120 प्लस ही लाना है टारगेट, सब बना लो इसको।
120 प्लस टारगेट रहेगा हमारा, ये टारगेट हमारा 120 प्लस का ही है। बस आपको पढ़ाई थोड़ी शिद्दत से करनी है, ईमानदारी से करनी है, काम चोरी नहीं करनी कि आज नहीं पढ़ रहे कल को पढ़ लेंगे, ये नहीं करना, बस रेगुलर पढ़ते रहना। किसके अनुसार बच्चे सामाजिक चिंतन, अब सामाजिक प्रक्रियाओं की बात जब करते हैं तो सीधा आपके दिमाग में एक ही नाम आता है, और वो नाम किसका है? वाइगोत्स्की का, सीधी बात है ना। यहाँ पे कोई भी जो है शक की बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है। इनके सिद्धांत का नाम ही यही है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो आंसर राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरा है ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। तीसरा है एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। और फोर्थ है आपका केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी लिखेंगे अपना आंसर। किस किस का टारगेट है भाई 120 प्लस का, जरा बताओ। लिखो कमेंट में 120 प्लस। जिस जिसको चाहिए 120 प्लस, देखते हैं कितने लोगों का टारगेट 120 प्लस का है, बताएंगे आप जरा कमेंट में। बस आप लोगों का मोटिवेशन चाहिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो जिम्मेदारी। अगर आप कर रहे हैं प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए कक्षा 6 से 8 के टीचर आप हैं, तार्किक बहस को हतोत्साहित करेंगे। देखो, तार्किक बहस अच्छी चीज होती है, जब आप किसी लॉजिक पे डिस्कशन कर रहे हैं तो वो डिस्कस करना अच्छी चीज होती है, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको मना कर दिया। हतोत्साहित मतलब मना कर देना। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। यस, बच्चों के सामने इस तरह के सवाल, इस तरह की समस्याएं, इस तरह की सिचुएशन या इस तरह का प्रोजेक्ट कार्य जिसमें बच्चा अपना लॉजिक लगाए, अपना चिंतन लगाए, अपसारी चिंतन बढ़े, ऐसी चीजें बच्चों के सामने रखोगे तो बच्चे का विकास अप जाएगा। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्री, अगर केवल मूर्त कर देंगे, सारी चीजें सामने ला के रख देंगे, लो जी ये रखा सारा का सारा मटेरियल आपके सामने, तो फिर बच्चा दिमाग लगाएगा क्यों? है ना। जब मम्मी खाना परोस रही है आपके सामने, सुबह को भी शाम को भी, ले बाबू थोड़ा सा और खा ले, तो फिर आप क्यों सोचोगे कि खाना कैसे बनता है? आप क्यों सोचोगे किचन में जाना है? नहीं सोचोगे ना। तो इसलिए सारी चीजें अवेलेबल नहीं करानी बच्चे को। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहेंगे तो ये भी गलत बात है आपकी, कि केवल सिर्फ आप जो किताब में लिखा हुआ है वही पढ़ाए जा रहे हैं, अलग से कोई एक्टिविटी नहीं करा रहे, तो ये भी आपका गलत तरीका होता है। आपको बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है, दुनिया से जोड़ना है उसको, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं जी। कौन कौन थे 120 वाले? 130, क्या बात है। शुभांगी सिंह, और ये सुभाष जी, और पुत्तू कुमार। वाह, 130 प्लस वाले भी हैं भाई, क्या बात है, मजा आ गया। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए, बस आप ठान लो, आप ठान लो, और मैं आपका करवा दूंगा, आप मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दो। बस मेरा एक ही उसूल है, रेगुलरिटी, रेगुलरिटी एंड रेगुलरिटी। रोज क्लासेस में आ जाना है लाइव, और पूरी क्लास को धैर्य पूर्वक देख लेना है। ऐसा होता है कई बार हमारा जो है बीच में क्लास लगता है कि यार अब ये जो है ज्यादा ऐसी बात बोल रहे हैं जो मुझे पहले से ही पता है, लेकिन हो सकता है क्योंकि आप छोटे बच्चे तो है नहीं, हो सकता है आपको उस क्लास में कुछ ऐसा बीच में कंटेंट आए जो आपको पहले से ही पता हो, लेकिन उसके अगला कंटेंट तो ऐसा होगा ना जो आपको नहीं पता होगा। तो इसलिए उसको पूरा ही क्लास को देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से छोड़ेंगे वहां से कर लिया, शुरू के 10 मिनट छोड़े आगे कर लिया। उससे क्या होता है, आपका रिदम भी नहीं बनेगा और चीजें एक दूसरे में लिंक नहीं हो पाती। इसलिए क्लास को पूरा करना चाहिए। देखो, फिलहाल हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? ध्वनि, ताल और शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, या फिर दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, यह संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल और सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने और प्रशंसा करने की योग्यता, या फिर पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है? जल्दी लिखो अपना आंसर कमेंट में। जी सर, वेरी गुड, मजा आ रहा है आप लोगों की क्लास में आज, बढ़िया आंसर कर रहे हैं ना, सब लोग मोटिवेटेड हैं। ऐसे होता है ना मजा, जब आप लोग भी मोटिवेट रहें और मैं भी मोटिवेट रहूं, तो दोनों मोटिवेट रहेंगे तो एकदम सक्सेस मिलेगी 100%। अच्छा, हमारे 1300 लाइक होने वाले हैं कंप्लीट, 7 लाइक बच रहे हैं, तो जरा एक बार कमेंट को नीचे ड्रॉप मारो और लाइक का बटन दबा दो, है ना। ईमानदारी से, नए स्टूडेंट भी पुराने भी सब लोग, क्योंकि सभी का सीटेट निकलवाऊंगा भाई, ऐसा नहीं कि केवल पुराने का निकलवाऊंगा नए का नहीं निकलवाऊंगा।
तो जितने भी नए पुराने सब बच्चे हैं सब लोग लाइक करो बढ़िया करके। गणितीय बुद्धि की बात चल रही है, तार्किक और गणितीय बुद्धि की, तो आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है ना? क्योंकि ध्वनि, ताल और शब्दों का खेल जो है वो संगीत में बुद्धि वालों को ही आएगा। ध्वनि या ताल जो है वो गाना जिसको सिंगिंग आती है, जो म्यूजिक बजाते हैं उनको ही तो आएगा। संगीत में बुद्धि वाला हो जाएगा, है ना? संगीत में बुद्धि। दृश्य स्थानिक परिवेश, ये स्थानिक बुद्धि है, स्पेशियल, है ना? स्थानिक बुद्धि। उसके अलावा संगीत में अभिव्यक्ति, ये भी सेम वही होगी आपकी, संगीत ये हो गई आपकी। पैटर्न्स को खोजना, पैटर्न जो होते हैं ना आपके, वो तर्क पे आधारित होते हैं, जैसे ऐसे वाले नहीं आते, 2, 4, 16, 25, 36। अब बताओ इसके आगे क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो ये पैटर्न होते हैं, तो ये तर्क पे ही आधारित होते हैं आपके। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जिसके अंदर तार्किक बुद्धि है वही ये प्रश्न सॉल्व कर पाता है ना? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? सामाजिकरण, समावेशन, मुख्यधारा से जुड़ना या विभेदीकरण? बताएंगे। सोशलाइजेशन, इंक्लूजन, मेन स्ट्रीमिंग या फिर आपका डिफरेंशिएशंस? तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है। हाँ जी। सर आप यूट्यूब पे हमेशा लाइव रहते हैं या कोई ऐप है आपका? ऐप भी है? यूट्यूब पे तो रहते ही हैं, लेकिन ऐप भी है हमारा, ऐसे टीचर एकेडमी नाम से ऐप है। वहीं पे आपको सारा कंटेंट मिलता है, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें। यहाँ पे लिखा तो है, ये रहा ऐप, डाउनलोड द ऐप, एस ए टीचर एकेडमी। वह प्रक्रिया जिसके अंदर बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों, अभिप्रेरणा को सीखते हैं और समाज में रहना सीखते हैं। आगे जो उसने लिख दिया ना आपका, समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं, तो इसको सामाजिकरण ही कहते हैं। सामाजिकरण का मतलब ही यही है कि आप समाज के उसूलों को सीख करके समाज में रहना सीख जाएं, कि समाज में क्या सही होता है, क्या गलत होता है, कैसे व्यवहार किया जाता है, दूसरों के साथ कैसे बात की जाती है, यही सब सीखना आपका सामाजिकरण है। समावेशन तो जीन प्याजे से संबंधित है, नए ज्ञान को प्राप्त करना। मुख्य धारा से जुड़ना एक अलग अभिप्रेरण, ये अलग कॉन्सेप्ट है, कि जो पिछड़े बच्चे हैं, ये जो वंचित हैं, जिनको जिंदगी में कभी शिक्षा मिली नहीं, ये जनजाति के लोग जो जंगल में रह रहे हैं, उनको पढ़ा लिखा के स्कूल में लाके अपने समाज में के बराबरी में लाना, इसको मुख्य धारा कहते हैं। तो फिलहाल ये चीज तो अलग हो गई, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। दूसरा, परिवेशीय प्रभावपूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। तीसरा है, मानव विकास को ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। डी है आपका, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? लिखो जल्दी से आंसर। जी। सर आप पढ़ाते हैं तो समझ में आता है, अपने आप से पढ़ने पर क्वेश्चन सही नहीं आता। तो बेटा ये है कि अभी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी, जब आप डेली थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे तो आपका लेवल बढ़ता जाएगा तभी। क्योंकि टीचर के सामने सपोर्ट होती है ना, आप टीचर के सामने कोई काम आसानी से कर पाते हैं, अकेले में उतना आसानी से नहीं होता। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, और धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लासेस आप करते जाएंगे तो फिर अकेले में भी खुद से भी आप सही कर पाएंगे। तो ये तो अभी लर्निंग टाइम है ना आपका, तो चिंता मत करो, अभी अभी सीखो। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका का क्या रोल है भाई? व्यक्तिक विभिन्नता का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है? नहीं। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से, परिवेश अगर पूर्ण रूप से करेगा, यानी कि पर्यावरण अकेला काम करेगा तो नहीं करेगा अकेला। दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा तो गलत। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों मिल करके विकास करते हैं, दोनों मिल करके ही आपका अधिगम करवाते हैं। तो दोनों की पारस्परिक अंतःक्रिया चलती है, जिससे आपका मानव विकास होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, या फिर विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, या फिर विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, या फिर शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है? तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है, कमेंट में आंसर लिखेंगे आप। जी। लिखते रहें अपना आंसर सबके सब, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप। सीटेट का फॉर्म फिल कब से करना है? नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा आपका फॉर्म फिलअप। देखो, एक प्रगतिशील कक्षा में सीधा सीधा रोल है कि बच्चा ही खुद ज्ञान का निर्माण करता है ना? ज्ञान का निर्माण कौन करेगा? बच्चा खुद करेगा। बच्चा आपका सक्रिय होना चाहिए। तो विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। प्रगतिशील शिक्षा को हमने थ्योरी क्लास में बड़ा अच्छे से समझा था डीपली। तो उसमें सीधी बात थी कि बच्चा आपका सक्रिय होना चाहिए और बच्चा आपका सहभागी होना चाहिए। तो निष्क्रिय बच्चा रहेगा तो आपकी प्रगतिशील शिक्षा कभी नहीं हो सकती। अगर बच्चा पहले से ही दिए हुए ज्ञान को दोहराएगा तो कोई नए ज्ञान का उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे जरूरी है कि नए ज्ञान की उत्पत्ति होनी चाहिए, है ना? केवल यहाँ पर ज्ञान का अनुस्मरण हो रहा है। सेम चीज है कि ज्ञान जो पहले से बच्चे को आता है उसको दोहरा रहा है बच्चा। अनुस्मरण का मतलब होता है रिकॉल करना, यानी कि पहले से याद की गई चीज को दोहराना। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर राइट होगा पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है, सतत और समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन या केवल संकलनात्मक आकलन? तीसरा है आपका ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक। और फोर्थ है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक और संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। इंग्लिश वाले देख सकते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव यानी कि संकलनात्मक जो है वो समेटिव है और रचनात्मक जो है वो आपका फॉर्मेटिव है। तो इंग्लिश में भी बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। गुरुजी प्लीज संडे को 9 बजे से क्लास लीजिएगा क्योंकि 7 बजे घर का काम होता है। भाई ये डिसीजन पहले ही हो चुका था तो अब तो आपकी 7 बजे ही होगी क्लास। हाँ, याद अच्छा दिलाया लेकिन आपने संडे को 7 बजे क्या करने वाले हैं हम? किस किस को याद है भाई क्या करने वाले हैं संडे को? याद है आपको? संडे को हम करने वाले हैं सीटेट 7 जुलाई वाला पेपर सॉल्व। ठीक है, सीटेट का जो 7 जुलाई को पेपर हुआ है अभी लेटेस्ट वाला, इसको हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। ऑल सब्जेक्ट एक साथ, कंप्लीट पेपर एक साथ सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस तरह का पैटर्न आ रहा है। तो ये संडे को 7 बजे जो है सब लोग टाइम टेबल नोट करके रख लेना अपना, भूलना मत इसको। सतत और समग्र मूल्यांकन में केवल संरचनात्मक मूल्यांकन ही आएगा। आपको लग रहा होगा बहुत सारे ऑप्शन डी दे रहे हैं ना, मुझे पता है। जी, डी ऑप्शन दे रहे हैं ना, सबने डी दिया यार। अरे भाई साहब, मजे बांध दिया आप लोगों ने। देखो, सतत का मतलब होता है जो रेगुलर चलता रहे पूरे साल भर। और समग्र का मतलब होता है कि सारे एस्पेक्ट्स आपके हो जाएं, कि भाषा विकास का मूल्यांकन भी हो जाए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का भी हो जाए, बच्चे की राइटिंग स्किल का भी हो जाए, बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट का भी मूल्यांकन हो, उसको समग्र कहेंगे। इसमें संकलनात्मक कभी से कभी तक भी नहीं आएगा, कहीं से कहीं तक भी, क्योंकि ये होता है समेटिव, जिसको हम कहते हैं साल के अंत में एक ही बार होगा। ये क्या होगा? साल के अंत में एक ही बार होगा, साल के अंत में। और जो साल के अंत में होता है हिंदी में इसको योगात्मक कहते हैं, योगात्मक आकलन। तो ये जब साल के अंत में एक ही बार हो रहा है तो इससे फायदा क्या है? ना तो ये रेगुलर रहा और ना ही ये समग्र रहा। भाई एक क्वेश्चन पेपर से क्या सारा आकलन हो जाएगा? नहीं। रचनात्मक वो होता है जो पूरे साल भर चलता है, हर क्लास में, हर दिन, हर समय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ ही आकलन चल रहा है। बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं एक्टिवनेस के साथ में। तो यहाँ पर जो आंसर राइट होगा वो केवल पहला ऑप्शन होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अब नहीं भूलेंगे सर जी। जी बिल्कुल याद रहेगा। हाँ, चलो 1500 लाइक होने वाले हैं हमारे, 3 लाइक बच रहे हैं कमेंट पूरे होने में, 1500 लाइक होने में। तो कमेंट को नीचे करके जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। चलो करो 1500 लाइक पूरे जल्दी फटाफट से सब लोग। हम्म, देखिए अगला प्रश्न है आपका। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों के से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? पहला ऑप्शन है इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। दूसरा है विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। और फोर्थ है विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? लिखो आंसर।
अच्छा, एक और एडवाइस दे दूं, अगर आपको आप चाहें तो 2 मिनट का वक्त हो आपके पास, तो एक और एडवाइस दे दूं आपको क्वेश्चन से हटके। यस और नो? यस, तो वो एडवाइस ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट आज भी यही गलती कर रहे हैं कि केवल हम क्वेश्चंस पढ़ के ही सीटेट को कंप्लीटली निकाल देंगे। तो ऐसा 100% सत्य नहीं है। आप आज भी आप लोग जो है थ्योरी से जान बचाने की कोशिश करते हैं, कंटेंट से जान बचाने की कोशिश करते हैं कुछ लोग। कुछ लोगों को समझ में आ चुका है ऑलरेडी, हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट को बात समझ में आ चुकी है। पिछली बार भी फेल हुए, इस बार भी फेल हुए, अब अगली बार का रिस्क मत लो। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो हम बीच में प्रैक्टिस करते हैं, ये हम करेंगे, बहुत बढ़िया है, करना भी है, क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। हमें प्रैक्टिस भी करनी है, प्रैक्टिस सेट भी करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यूज भी करने हैं। लेकिन साथ में कंटेंट भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लगातार पूरा सिलेबस को ख़त्म करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बात आप जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी कामयाब हो जाओगे। सिर्फ सीटेट में नहीं, सारे ही एग्जाम्स में। चाहे आगे आगे आप केवीएस की तैयारी करेंगे, सुपर टेट की, जिस भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, उसमें भी पहले आप सिलेबस के हिसाब से, मान लो कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी के बारे में एक चैप्टर है, तो पहले ह्यूमन बॉडी के बारे में किताब से कंटेंट पढ़ोगे ना भाई, ये क्लास से कंटेंट पढ़ोगे, तभी तो पता चलेगा कहाँ पे लीवर है, कहाँ पे दिल है, कहाँ पे गुर्दा, कहाँ पे दिमाग। वरना तो केवल क्वेश्चंस में जाके आप रट्टा ही मारोगे फिर। तो ये बात अभी भी समझ जाओ कि थ्योरी क्लास में भी अटेंडेंस देने आ जाया करो भैया। कभी आप ये सोचो कि थ्योरी क्लास से जान बचा के भागते हो, केवल क्वेश्चंस करने आ गए, तो मेरे ऊपर इस बात का कोई प्रेशर नहीं है। आप क्वेश्चंस कर रहे हो, ये तो करनी है, तो बहुत ही अच्छी बात है, प्रैक्टिस तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ में कंटेंट वाली क्लासेस भी देख लिया करो, आपके भले के लिए कह रहा हूँ। और लिखित में कंटेंट भी पढ़ लिया करो। जो नोट्स आपको दे रखे हैं वो रट्टा मार लो, उसका घोल के पी जाओ, उसको याद करो। पूरे मतलब पूरे नोट्स जो है वो आपको फिंगर्स पे, टिप्स पे याद होने चाहिए, पूरे नोट्स। तो आपका भला होगा, वरना तो फिर रिस्क है। तो रिस्क मत लो यार। मैं इस बार ना दिल से कह रहा हूँ, आप लोगों का सीटेट निकलवाना चाहता हूँ मैं सबका, दिल से। तो इस बार मेरी बात मान लो, 2 3 4 महीने की बात है, बात मान लो यार। 3 4 महीने बाद जो है ना, जब रिजल्ट आएगा ना, पास 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 पास, सुकून इतना मिलेगा ना, आय हाय, मजा आ गया। 25 30 लाख लोगों में से मेरा सीटेट पास हुआ है, वो जो खुशी होती है ना, वो मिलेगी। तो उसके लिए थोड़ी सी मेरी बातें मान लो। मैं आपको अच्छा गाइडेंस दे रहा हूँ, घर का आदमी समझ के। चलो, यहाँ पे बात जो चल रही है वो ये है कि आप बच्चों के अंदर से रूढ़िवादिता को कैसे खत्म करोगे। इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा कर देंगे आप, तो अनदेखा करने से कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम को अगर आप अनदेखा करेंगे तो प्रॉब्लम समाप्त नहीं होगी आपकी। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच कंपटीशन करवाएंगे। कंपटीशन करवाने से भी भेदभाव घटेगा नहीं और बढ़ जाएगा। विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह दे देंगे। पढ़ाई छोड़कर अन्य क्षेत्र में जाएगा बच्चा, आपका काम है पढ़ाई करवाना, ना कि उसको दूसरी जगह भेजना। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां और उदाहरणों को प्रस्तुत करेंगे आप। रोल मॉडल होते हैं कि उस वर्ग में किसी ने बहुत बड़ा काम किया, किसी ने अच्छा काम किया, तो उसकी कहानियां आप क्लास में सुनाएंगे। तो सभी बच्चे जो है मोटिवेट होंगे और सभी एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे। तो आंसर राइट हो जाता है फोर्थ ऑप्शन। क्लियर बात समझ गए इतनी? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जी, एक बार देख लूँ आपका। सर, थ्योरी क्लास का टाइमिंग क्या है? हम न्यू स्टूडेंट है। टाइमिंग यही है आपकी, प्रैक्टिस से कभी कभी होता है, डेली आपकी थ्योरी क्लास ही चल रही है फिलहाल अभी। तो 9 बजे का ही टाइम है आपका। और बाकी सब्जेक्ट की भी क्लासेस चल रही है, वो मैं आपको बता दूंगा। यस सर। रट्टा मारना गलत है सर। भूल जाओ, रट्टा मारना बच्चों के लिए गलत है, आपके लिए गलत नहीं है। आपको मैं कह रहा हूँ रट्टा नहीं मारना, याद करना, दोनों में फर्क होता है। और चाहे आपको अगर रट्टा मारना समझ में आ रहा है तो मार लो। मैं ये कह रहा हूँ आपको नोट्स सारे के सारे याद होने चाहिए, बस बात खत्म हो गई। जो नोट्स आपको दिए हैं सिलेबस वाले, वो आपको याद होने चाहिए बस। अगर नहीं याद हुए तो मेरी गारंटी खत्म कि आपका सीटेट पास होगा। याद होने चाहिए, किस पेज पे क्या लिखा हुआ है याद होना चाहिए। वो छोटे बच्चों के लिए है, प्राइमरी के लिए, कि कक्षा 5 के कक्षा 8 का बच्चा है, कि उसको रट्टा नहीं लगवाना, उसको कॉन्सेप्ट समझाना है। क्योंकि वो दुनिया में नया प्राणी है, उसको सिखा रहे हैं चीजें। आप नए नहीं हैं, आप 25 साल के हो चुके हैं, 23 24 साल के हो चुके हैं, कोई और भी ऊपर होगा। आप लोग याद ही करो। जितना भी कंटेंट यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, जितना नोट्स में है, उसको याद करो 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 करो। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, वो चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए, नोट्स का हर पेज आपको याद होना चाहिए। सफलता पानी है, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से भागोगे, सफलता दूर भाग जाएगी। तो ये बात क्लियरली समझ जाओ। समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। पहला ही ऑप्शन आपका सही है।
हर बच्चे के अंदर अपनी अपनी योग्यता होती है, क्योंकि हर बच्चा विभिन्न है, अलग है, उसके अंदर अपनी विशेषता अलग है, ठीक है। अशक्त बच्चों के प्रति दया, अशक्त होते हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले होते हैं, जो बल्कि लर्निंग नहीं, सारी ही डिसेबिलिटी वाले बच्चों को अशक्त कह दिया जाता है। तो कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल सामान्य व्यवहार करो और उनकी जरूरतों के हिसाब से उनको साधन प्रोवाइड कराओ, बस। बच्चों को अपाहिज बच्चा या मंदबुद्धि बच्चा ऐसे अलग वर्गीकृत करेंगे और उनको नाम रखेंगे, तो ये तो बहुत ही गंदी बात है आपकी। केवल प्रतिभाशाली या योग्य बच्चों पर ध्यान देंगे, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है कि केवल आप एक प्रकार के बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसा गलत है, ठीक है। चलिए, आंसर पहला ऑप्शन राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जी, चलिए अगला प्रश्न है। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण दर्शाता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, और पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो ये सूचक किसके हैं, बताएंगे आप? ये स्वलीन विद्यार्थी के हैं, सृजनात्मक विद्यार्थी के, अधिगम अशक्त वाला बच्चा है, लर्निंग डिसेबिलिटी वाला, या फिर मानसिक मंद बच्चा है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला? कौन सा बच्चा होगा, बताएंगे आप? किसके अंदर ऐसे लक्षण मिलेंगे आप? सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे? नोट्स ऐप से मिलेंगे। ये ऐप है हमारा एस ए टीचर अकेडमी, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करो। बाकी डिटेल में एंड में बता दूंगा, क्लास के अंत में याद दिला देना। सर नोट्स नहीं ले पाए हैं तो ले लो, अगर अभी नहीं ले पाए तो अब ले लो। नोट्स तो अभी भी अवेलेबल है ही हैं आपके। अच्छा, जिन लोगों ने नोट्स ले लिए तो उनको कितना पढ़ लिया ये बताओ। मतलब एक दो सब्जेक्ट तो पढ़ ही लिए होंगे मेरे ख्याल से। बताएंगे जरा कमेंट करके। जो नोट्स आपको दिए हैं उसमें से कितने पढ़ चुके हैं आप, कितना पोर्शन आपको पढ़ चुके हैं और कितना बाकी है? देखो, अगर पढ़ने के प्रति आपको चिंता हो रही है और अक्षरों को पहचानने में कठिनाई हो रही है, ये सबसे बड़ा लक्षण। अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होना किसकी दिक्कत है? आपकी डिसलेक्सिया, है ना। अक्षरों को अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं, इसका मतलब आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। शब्दावली भी आपकी कम हो जाएगी। जब आपका पठन कौशल कम हो जाता है तो आपकी शब्दावली भी कम हो जाती है, क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे तो शब्दावली बढ़ेगी कैसे? और पाठ को समझने में दिक्कत हो रही है, मतलब कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है। बच्चा आपका लर्निंग डिसेबिलिटी वाला है। बच्चा आपका लर्निंग डिसेबिलिटी वाला है। और लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर भी बात करेंगे तो डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया वाला बच्चा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर राइट होगा आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जी, 2-3 मंथ में कवर हो सकता है सिलेबस? हाँ, आराम से 2 महीने में आराम से सिलेबस कवर हो जाएगा। हिंदी और एसएसटी पढ़ लिए हैं सर, आधा आधा। एसएसटी आधा पढ़ लिया है कुछ ने। बहुत बढ़िया। बाईलिंगुअल नहीं है, नोट्स जो है वो आपके अभी हिंदी में ही है। तो हिंदी में पढ़ो, अभी इंग्लिश के प्रोवाइड करा देंगे आपको बाद में। मैंने ले लिया है सर, अभी पढ़ा नहीं है। अच्छा, अभी लिया है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ लिए हैं डॉली चौधरी ने, वाह। तीसरा सब्जेक्ट चल चल रहा है आयान का, 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, क्या बात है। सीडीपी खत्म कर दिया छोटे लाल ने, वेरी गुड। अब आएगा ना मज़ा ऐसे पढ़ने में। हाँ, बढ़िया चल रहा है, मतलब आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है। वेरी गुड। ये हुई ना बात। उसको जो है ना, नोट्स को 1 महीने के अंदर अंदर ना, या ज्यादा से ज्यादा समझ लो 1.5 महीना, 1.5 महीने में पूरे नोट्स याद कर लो, पढ़ लो उसको अच्छे से। उसके बाद में तो नई नई चीजें प्रैक्टिस करेंगे। पीवाईक्यूज सॉल्व करवाने हैं आपको, पीवाईक्यूज करेंगे बहुत सारे, है ना। तो बहुत जबरदस्त तैयारी करेंगे इस बार, एकदम पक्का होके। लेट नहीं करना हर चीज को, बिल्कुल से। और जिसने नोट्स नहीं ले रखे हैं, तो भाई साहब लेट मत करो, पढ़ना स्टार्ट करो आज से ही नोट्स लेके, क्योंकि लेट करोगे तो आपका नुकसान ही है। एक शिक्षक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना और अभ्यास एवं रटने पर बल देना। दूसरा है विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। तीसरा है अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। और फोर्थ है आपका प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो बताएंगे आपके हिसाब से क्या लगता है आंसर कौन सा होना चाहिए? चलो भाई, 1700 लाइक होने वाले हैं। 7 लाइक बच रहे हैं 1700 होने में।
तो जरा करना पूरे, कमेंट को नीचे करके एक बार वीडियो लाइक करना सबके सब मिलके, पूरे करो जल्दी से। 7 लाइक की कमी है, 1700 लाइक होने वाले हैं हमारे कंप्लीट। बढ़िया, जल्दी करो फटाफट से। एक शिक्षक समावेशी कक्षा में पढ़ा रहा है तो विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को कैसे पूरा करेगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं यही, जिनको स्पेशल नीड की जरूरत है, मतलब विकलांग बच्चे, आम भाषा में विकलांग है। तो आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट लेंगे, बिल्कुल गलत। पहली चीज तो हर बच्चा लिखित में आपको परीक्षा नहीं दे पाएगा, हर बच्चे का अलग अलग तरीका होता है। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीका, गलत। बात जहां पे आ जाए ना, एक समान तरीका, एक समान पाठ्यक्रम, एक समान मूल्यांकन, वो सारी चीजें गलत हैं। क्योंकि जब बच्चे एक समान नहीं हैं तो एक समान सुविधा कैसे दे सकते हो आप उनको, उनको सुविधा भी अलग अलग ही देनी पड़ेगी। अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना, गलत हो गया। जब लिखित कार्य की बात आती है तो जितना जरूरत पड़े उतना दो, ऐसा नहीं कि रोज ही हर टाइम उनको लिखित कार्य कराए जा रहे हैं और कुछ करा ही नहीं रहे, ये गलत है आपका। ऊपर से यहाँ पर नकल करने की बात कर रहे हैं तो वैसे भी निगेटिव हो जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों और कमजोरियों का विश्लेषण करेंगे। सशक्त मतलब मजबूत, क्या उसकी मजबूती है, क्या उसकी कमजोरी है, इसकी जांच करेंगे, उसके हिसाब से आप उद्देश्य फिक्स करेंगे फिर, है ना। जब बच्चों की कमजोरी और आपको ताकत दोनों पता चल गई तो उसके हिसाब से आप अपना सिलेक्शन कर पाएंगे कि आगे क्या, उनके लिए क्या उद्देश्य बनाना है आपके लिए, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। पहला ऑप्शन है अभिसारी चिंतन पर बल देकर, दूसरा अपसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, तीसरा है अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, और डी है विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने के हतोत्साहित करके। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको, लिखो कमेंट। सर नोट्स का पेड हो गया है और नोट्स नहीं मिला। क्या नाम है आपका, शीला। शीला जी, नोट्स अलग से नहीं मिलता है कि आपको अलग से ट्रांसफर होगा या घर आके नोट्स देंगे। जैसे आप पेमेंट करते हो ऐप में ही नोट्स खुलेंगे आपके, उस पर क्लिक करो सारी पीडीएफ खुल जाएंगी। आई थिंक पीडीएफ आपके सामने खुल चुकी होंगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको अलग से घर से भेजे जाएंगे नोट्स, घर नहीं भेजे जाएंगे। नोट्स आपको पीडीएफ में मिलेंगे, ऐसा नहीं होता कि आपके घर आएंगे नोट्स, ठीक है। अच्छा, चीजें समझ में आ रही हैं आपको, क्लास अंडरस्टैंडिंग वाली है आपकी, क्लास कैसा लग रहा है ये बताओ पहले तो, क्लास समझ में आ रही है आपको बातें। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। अभिसारी चिंतन, गलत होता है। अभिसारी क्या है कि एक ही तरीके पर बल देगा। अभिसारी वाले बच्चे जो ना एक ही लाइन में चलते हैं, ज्यादा वाइड सोच नहीं पाते। लेकिन अपसारी वाले सोच पाते हैं, लेकिन अपसारी को इसने मना कर दिया, ये भी गलत कर दिया इसने। अपसारी जो है वो पॉजिटिव है लेकिन उसको मना कर दिया। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके और मूल विचारों को महत्व देकर, यस। परिप्रेक्ष्य क्या होते हैं, परिप्रेक्ष्य होते हैं कि इंग्लिश में क्या कह रहे हैं देखते हैं, एक मिनट जरा। पर्सपेक्टिव्स, हाँ। तो पर्सपेक्टिव जो होते हैं कि मेरा क्या पक्ष है, कि मेरा विचार ये है, दूसरा बच्चा कहेगा मेरा विचार ये है, तीसरा कहेगा मेरा विचार ये है। तो सभी के विचारों को एक्सेप्ट करना ही उनको आगे लेके जाएगा और मूल विचारों को महत्व देंगे आप। जोखिम लेने से मना करेंगे तो फिर बच्चा सीखेगा कैसे। जो बच्चे ऐसे होते हैं ना जिन्हों जो ज्यादा लाड प्यार में पलते हैं कि नहीं नहीं, साइकिल नहीं चलानी चोट लग जाएगी, है ना। उनको कहते हैं नहीं नहीं बाहर खेलने नहीं जाना, पैर गंदे हो जाएंगे, अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ, मिट्टी में नहीं खेलना बीमार पड़ जाओ, वो ही कमजोर रह जाते हैं बच्चे। तो इसलिए जो बच्चा जोखिम लेता है करता है वो सीखता है। यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत अच्छी क्लास चल रही है यार, यस सर बहुत अच्छी क्लास है और मोटिवेशनल भी है, वेरी गुड। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, नोट्स पढ़कर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर, यहाँ पढ़ने में मज़ा आता है, बहुत समझ में सब आ रहा है। अयान, वेरी गुड। हम्म। और चलो बढ़िया चल रहा है आपका। चलो 1800 लाइक होने वाले हैं, जरा पूरे करो फटाफट से। शिवम सिंह, 1900 रुपये दिए आपने मुझे 19 रुपये, वेरी गुड, चलो थैंक यू वेरी मच। शिवम सिंह ने अपनी इच्छा से 19 रुपये भेजे, क्लास अच्छी लगी इनको, थैंक यू वेरी मच। चलिए, आपका धन्यवाद। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। पहला ऑप्शन है आपका बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना।
दूसरा है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। तीसरा है निर्देश के लिए केवल व्याख्यात्मक विधि को अपनाना। और फोर्थ है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट में अपना आंसर देंगे। चलो जल्दी लिखो अपना आंसर। सर आपका मॉक टेस्ट दिया था मैंने, उसमें 30 नंबर आए थे। मैं हूं ना टॉपर, शिवम सिंह जी बिल्कुल टॉपर हैं भाई आप। वेरी गुड। देखिए क्या कहा आपसे, कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेगा। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या बढ़ाना नहीं। अगर आप केवल टेस्ट लेते रहेंगे तो ये आपका बहुत बढ़िया तरीका नहीं है। टेस्ट लो, लेकिन टेस्ट जो है वो अधिगम के साथ साथ लो, है ना। बात समझ में आ रही है। अधिगम के साथ साथ लो, ऐसा नहीं कि केवल परीक्षण कर रहे हैं आप। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए पुरस्कार देना। इससे क्या होता है, पुरस्कार देने से बाह्य भी प्रेरणा बढ़ जाती है ना, पढ़ा है ना हमने। निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि। केवल व्याख्या दोगे तो बच्चा एक्टिव हो नहीं पाएगा। व्याख्या में टीचर एक्टिव होता है, बोलता है, सब कुछ करता है, बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं, बच्चे कुछ कर ही नहीं रहे। तो व्याख्यात्मक मेथड छोटे बच्चों के लिए काम नहीं आता। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं कुशल क्षेत्र होना चाहिए। 1 मिनट रुकना। ओवरऑल वेलबींग, ठीक है। वेलबींग का मतलब कुशल क्षेम ही है। एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। संपूर्ण कुशल क्षेम मतलब यही हुआ आपका कि सारे ही क्षेत्रों का ध्यान रखना चाहिए आपको। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। दूसरा है क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। तीसरा है आपका प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के लिए एक ही आयाम में सीमित रहना। और फोर्थ है आपका साधन समस्या विश्लेषण, समस्या के अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो यहाँ पर जो बीच में डैश दिया गया है, समस्या के मूल्यांकन पर, हाँ ठीक है। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है यहाँ पर। सर मेरा सीटेट में 85 नंबर आया है, दोनों पेपर क्लियर हो गया है, आगे क्या तैयारी करें प्लीज बता दीजिए। पूजा मौर्य। पूजा जी आप कहाँ से हैं, पहले तो मुझे ये बताओ। अगर आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट में अगर वैकेंसी है तो पहले तो आप उस वैकेंसी की तैयारी करो। अगर उत्तर प्रदेश से यहाँ पे तो सुपर टेट की, और बिहार से हैं तो बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर लो। उसके अलावा केवीएस की तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि केवीएस में आपको ओबीसी में चांस मिलता है। तो केवीएस की तैयारी कर लो आप, वो बेस्ट रहेगी आपकी। जी चलो 1800 लाइक होने वाले हैं, 2-3 लाइक ही बच रहे हैं 1800 होने में। तो कमेंट को एक बार नीचे करके लाइक कर दो सब लोग अच्छे बच्चों की तरह। बात करें यहाँ पर प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति कौन सी है इनमें से। समस्या के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो ये तो भाई, जब एक बार बताओ, समाधान तो आपने कर दिया लेकिन उसकी जांच ही नहीं की। मान लो आपने यहाँ आंसर दे दिया इस प्रश्न का, और प्रश्न का आंसर देके किचन में सेब खाने चले गए, और आपने देखा नहीं कि मेरा आंसर सही था या गलत था। तो आपको कैसे, क्या गारंटी है कि आपका समस्या समाधान हो गया या नहीं हुआ। तो जब हम समस्या का समाधान कर लेते हैं तो बाद में उस समाधान की जांच भी करते हैं कि वो समाधान सही था या गलत था। तो मूल्यांकन होता है। क्रियात्मक अनम्यता, फंक्शनिंग पर रोक लगा देना। अनम्यता होता है जड़ता, यानी फिक्स कर दिया, इसके आगे कोई दुनिया नहीं बची, केवल एक तरीका, एक के अलावा कोई तरीका नहीं। तो ये तरीका आपका गलत। प्रक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में फिर से एक आयाम, फिर से एक ही तरीके पे आप इटक गए बिल्कुल, है ना। तो एक तरीके तरीके पर नहीं अटकना। अगर एक तरीका काम नहीं करना तो दूसरे पे करो, दूसरा काम नहीं कर रहा तीसरा, है ना। ऐसे कहते हैं ना। एक मैंने किसी से सुना था कि अगर अगर आप एक लड़की को प्रपोज करते हैं, वो आपका एक्सेप्ट नहीं करती, तो दूसरी लड़की को प्रपोज करो। दूसरा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रही, तीसरी को प्रपोज करो। तीसरा एक्सपेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही, चौथी को प्रपोज करो। वही तो करेगी, है ना। तो ये भी मैंने कहीं सुना, यूट्यूब पे देखा था, मुझे याद आ गया है। चलिए, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। यानी अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो। अगर पूरी प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व नहीं हो रही
तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो और फिर एक एक टुकड़े को सॉल्व करते चले जाओ। तो ये तरीका भी बढ़िया होता है आपका। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है आपका, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? पहला ऑप्शन है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है प्रयोग और पर्यवेक्षण। तीसरा है संवाद और परिचर्चा। और फोर्थ है आपका दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। जी सर, जो आप हम लोग को दे रहे हैं वो इस 19 रुपए के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अपने अनुसार कुछ दिए हैं क्योंकि हम लोग को शिक्षा फ्री नहीं लेना चाहिए। अच्छा, इसलिए हम गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करें। अच्छा जी, चलिए थैंक यू वेरी मच, स्वीकार किया आपका। बाकी आप 19 रुपए भी ना दें तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं है। आप लोग क्लास में आ रहे हैं, जिस दिन आप पास हो जाएंगे उस दिन आप गुरु दक्षिणा दे चुके होंगे। उसके अलावा बस एक चीज चाहिए होती है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, इससे मुझे बड़ी खुशी मिलती है बस। वैसे लाइक से कोई पैसे नहीं मिलते, कभी आप सोचोगे यूट्यूब पैसे देता होगा लाइक के कोई पैसा नहीं होता। सिर्फ मुझे खुशी मिल जाती है कि देखो इतने बच्चे मेरे को वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा आप लोगों से एक इमोशनल बॉन्ड होता है, इसलिए मैं लाइक के लिए कहता हूँ, वरना लाइक से भी कोई पैसे नहीं मिलते। बस ये है कि आप लाइक करते हो तो अच्छा फील होता है। देखिए, बात करें यहाँ पर शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली कौन सी नहीं होगी। बच्चों को अंतर्दृष्टि द्वारा अनुमान लगाने के लिए कह रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है। प्रयोग और पर्यवेक्षण, इसमें भी बच्चा एक्टिव रहेगा। कोई भी प्रैक्टिकल करेंगे तो बच्चा एक्टिव रहेगा ना। संवाद में भी बच्चा एक्टिव रहेगा, जब आप डिस्कशन कर रहे हैं तो बच्चा अपने विचार रखेगा सामने। दिए गए ज्ञान को दोहराना, तो ये दोहराना गलत होता है, यानी कि यही आंसर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसने निगेटिव वाला पूछा है आपसे। तो ज्ञान को दोहराना निगेटिव होता है भाई, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? पहला है बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। दूसरा है पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर। तीसरा है उनसे बात करके तथा उनकी रुचि का कारण जानने की कोशिश करके। फोर्थ है उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। चलो जल्दी लिखो अपना आंसर फटाफट से। जी, तो बात करें शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ना ध्यान देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। कक्ष बच्चों को कक्षा के बाहर जाने के लिए कहकर, तो बाहर तो नहीं भेजेंगे भाई, बाहर भेजेंगे तो ये तो भेदभाव हो जाएगा। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार-बार डाँटना, डाँटना भी नेगेटिव होता है आपका, बट डाँटेंगे तो बच्चा आपका पढ़ेगा नहीं फिर। उनसे बात करके और उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। जब आप उनकी अगर वो बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो पहले पता लगाओ कि इंटरेस्ट ना लेने का कारण क्या है? क्या कारण कई सारे हो सकते हैं, हो सकता है उस बच्चे को आपकी बात ही समझ ना आ रही हो सकता है आप जो कंटेंट दे रहे हैं वो उसके लेवल से बहुत ज़्यादा हाई हो, इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा। या फिर हो सकता है कि आप क्लास ही इतनी बोरिंग कर रहे हो कि बच्चे को इंटरेस्ट ना आए, तो कुछ एक्टिविटी करो, कुछ पीएलएम अच्छे से लाओ जो बच्चा इंटरेस्ट ले आपका, है ना? गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देना, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें करना गलत ही होगा आपका, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संरचनावादी उपागम बताता है कि खाली स्थान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड, यंत्रवत याद करना। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, चलो लिखो जल्दी से। जी, फटाफट से लिखेंगे अपना आंसर। सर आप बेस्ट हो, अच्छा जी। तमन्ना जी थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, लिखते रहो अपना आंसर फटाफट से, वेरी गुड, बढ़िया। देखो, बात करें संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए क्या जरूरी है। याद करना तो हो नहीं सकता और दंड भी नहीं हो सकता। अनुबंधन होगा नहीं, अनुबंधन क्योंकि ये व्यवहारवाद होता है आपका। ये क्या है, ये व्यवहारवाद है। तो इसमें ज्ञान की रचना का कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी आपसे पूछा है संरचनावाद, तो इसमें जो बच्चे का पूर्व ज्ञान होता है वो नए ज्ञान को सीखने में मदद करता है। इसी को समावेशन कहते हैं, जो जीन प्याजे बात करते हैं ना समावेशन की। पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करके नए ज्ञान को सीखना। जैसे बच्चे को जोड़ना आता है, तो जोड़ने का स्किल उसका इस्तेमाल करके आप गुणा सिखा सकते हैं उसको, है ना। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है,
बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। दूसरा है बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। तीसरा है बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। और फोर्थ है बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप। अच्छा, हमारे 2000 लाइक कंप्लीट होने वाले हैं। 15 लाइक बच रहे हैं 2000 होने में। तो जिसने लाइक नहीं किया है वो एक बार कमेंट को डाउन करो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? चलो, गुरु दक्षिणा दो अपनी फटाफट से, लाइक करके, कमेंट को नीचे करके वीडियो लाइक करो फटाफट। बच्चे अगर अनेक घटनाओं के बारे में अपने आप में कोई सिद्धांत बना लेते हैं, सिद्धांत का मतलब ये होता है कि उनके अपने अनुभव, इसको कहेंगे बच्चे के अपने अनुभव। तो हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ अनुभव तो रहता ही है। पानी के बारे में, भैंस के बारे में भी एक बच्चे का अनुभव रहेगा कि हाँ भैंस जो है वो दूध देती है ना? क्या खाती है? घास खाती है। हर चीज के बारे में बच्चे का एक अपना दिमाग में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट बन जाता है जो अपने चारों तरफ दुनिया देख रहा है। तो क्या करेंगे आप? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती नहीं देंगे आप। चुनौती देना गलत होता है आपका, कि आप क्या कर रहे हैं कि उनको, एक मिनट रुकना, चुनौती देना तो ठीक है लेकिन चुनौती किस प्रकार से दी जा रही है? संवाद के द्वारा। संवाद करना अच्छी चीज होती है आपकी, संवाद करना तो अच्छी चीज है। बाकी देखते हैं, एक मिनट रुको, पहले नीचे वाले ऑप्शन देखते हैं। मे बी मुझे पहला ऑप्शन 50-50% तो सही लग रहा है। विचारों को खारिज करेंगे तो खारिज तो नहीं करेंगे आप, और विचारों को अनदेखा करेंगे तो अनदेखा भी नहीं करेंगे आप। डांटेंगे डांटेंगे भी नहीं आप। बच्चों के विचार हैं तो डांटेंगे नहीं, तो पहला ऑप्शन ही आपका राइट है आपका। ठीक है। चुनौती देना उसने इसलिए लिखा है क्योंकि आप अवधारणात्मक रूप से चुनौती दे रहे हैं, कि बच्चों को डिस्कशन कर रहे हैं पहले बच्चों के साथ में, और उस डिस्कशन के माध्यम से आप उनको बता रहे हैं कि जो आप सोच रहे हैं उसमें और क्या सही हो सकता है। अगर कोई विचार उसका गलत है बच्चे का तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है उसका पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न आपका, संज्ञान और संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? पहला ऑप्शन है एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। दूसरा है एक दिशीय, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। तीसरा है एक दिशीय, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करते हैं। और डी है द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है? कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे आप, जल्दी से लिखो। जी, हाँ जी, गुरुजी आज मैं अपने फ़ोन से लाइक शेयर कर दी हूँ और पापा के फ़ोन से भी लाइक कर दी हूँ। 3 लाइक, अच्छा, 3 फ़ोन से लाइक किया, क्या बात है। जी, क्या है आपका आंसर? संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं बहुत दिन पहले ही, थ्योरी क्लास में पढ़ा था। इमोशंस और कॉग्निशन, जैसे आपका मन मन रहेगा उसी हिसाब से आपका दिमाग काम करता है। तो दोनों आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं, इसलिए आंसर राइट होगा द्विदिशीय। दोनों के बीच में एक पारस्परिक अंतःक्रिया चलती रहती है। आपका दिमाग सही रहेगा तो आपका मन भी ठीक रहेगा, और आपका मन ठीक रहेगा तो आपका दिमाग ठीक से काम करेगा। जैसे ही आपको गुस्सा आएगा या आप डर जाएंगे या आप चिंता में आएंगे तो दिमाग बौखला जाएगा, दिमाग ठीक से काम नहीं करता। जब आप चिंता में होते हैं तो किताब भी समझ में नहीं आती, होता है ऐसा? जब आप चिंता में होते हैं तो जो चीज़ आपको आता है, जो प्रश्न, वो भी सॉल्व नहीं होता। तो ऐसा होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला है विद्यार्थियों की अभिरुचि, दूसरा है विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, तीसरा है शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां, और फोर्थ है विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो चारों में से क्या चुनेंगे आप, बताएंगे? चलो कमेंट में अपना आंसर जल्दी से लिखेंगे आंसर आप। और मैं एक चीज और स्टार्ट करना चाह रहा हूँ भाई, तो आप लोग बताना कि आप उसके लिए रेडी हैं या नहीं है ना? और वो ये है कि मैं एक साइकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। साइकोलॉजी मतलब सीडीपी, लेकिन मैं इसको साइकोलॉजी कह रहा हूँ क्योंकि केवल सीडीपी नहीं होगी ये, केवल बाल विकास नहीं होगा। बाल विकास के साथ में जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में बहुत बड़ा सिलेबस होता है मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान में पर्सनैलिटी आ जाती है, लर्निंग के सिद्धांत आ जाते हैं, और भी कई प्रकार की चीज़ें हैं लर्निंग के अंदर।
तो इसको मैं मनोविज्ञान कहूँगा। तो मैं एक मनोविज्ञान की एक सीरीज़ स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और ये सीरीज़ आपकी क्या होगी मनोविज्ञान की, कि ये आपकी हर एग्ज़ाम में काम आएगी। यानी कि कितना ही बड़ा एग्ज़ाम आ जाए या कितना ही छोटा आ जाए, जितना भी आपका टीचिंग में टीचिंग वाले एग्ज़ाम जो होते हैं, उनमें जो बाल विकास आता है, वो सारा इससे कवर हो जाएगा। चाहे अब वो केवीएस हो, चाहे वो सुपर टैट हो, चाहे फिर वो आपका चाहे बीपीएससी में तो सीडीपी आ ही नहीं रही आपकी, है ना? चाहे फिर वो डीएसएसबी हो और चाहे वो रीट हो, चाहे वो झारखंड टेट हो, हर किसी एग्ज़ाम में ये साइकोलॉजी आपकी परफेक्टली कंप्लीट हो जाएगी और ये टॉपिक वाइज़ होगी। ये जो साइकोलॉजी होगी, ये टॉपिक वाइज़ होगी। इसमें मैं आपको एक-एक टॉपिक कराऊँगा, जैसे एक दिन थॉर्नडाइक का सिद्धांत करा दिया, दूसरे दिन पावलोव का करा दिया, तीसरे दिन एरिक्सन का करा दिया। इस तरह से एक-एक करके जाएँगे, ये सीरीज़ चलाएँगे हम। तो क्या आप लोग इस सीरीज़ के लिए रेडी हैं कि आप करेंगे इसको? येस और नो? रेडी हैं इस सीरीज़ के लिए आप? फिलहाल प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? कौन-सा कारक अधिगम को प्रभावित करेगा? बच्चे का इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड तो करेगा ही करेगा, सीधी-सी बात है। सामयिकी की स्थिति भी करेगी, इमोशंस जैसे रहेंगे वैसे लर्निंग। शिक्षण शास्त्री रणनीति ये भी आपके सही होगा, अगर आपकी टेक्निक अच्छी रहेगी पढ़ाने की तो बच्चा पढ़ेगा। सामाजिक संदर्भ यस, तो 4th ऑप्शन राइट होगा क्योंकि ये चारों के चारों ही सही हैं आपके। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस आ चुका है आपका, वाह! बहुत बढ़िया। यस सर स्टार्ट कीजिए साइकोलॉजी गुड। केवीएस किस स्टेट के लिए केवीएस आपका ऑल स्टेट के लिए होता है। केवीएस जो होता है वो मतलब नेशनल लेवल पे होता है, सारे पूरे देश का होता है। यस सभी का यस आया है, इसका मतलब सब रेडी हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सीरीज़ एक स्टार्ट करूँगा मैं, जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगी। क्योंकि जो सीडीपी आती है ना आपकी, वो हर एग्ज़ाम में आ रही है 30-30 नंबर की, है ना? और केवीएस में तो 60 नंबर की है। केवीएस में सीडीपी 60 नंबर की है, सीटेट में तो 30 नंबर की है, केवीएस में 60 नंबर की सीडीपी है। तो आपका कितना बड़ा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। तो वो सीरीज़ क्या है कि आपके भविष्य के लिए अगले एग्ज़ाम की भी तैयारी उससे हो जाएगी। तो ये सीरीज़ स्टार्ट करेंगे आप, है ना? बाकी टाइम आप बता देना किस टाइम आप करना चाहोगे? 3 बजे करना चाहोगे या फिर सुबह में करना चाहोगे 11-12 बजे, या फिर मेरे ख्याल से 1 बजे या 2 बजे या 3 बजे, इसमें से कोई एक टाइम अच्छा रहेगा। तो आप लोग बता देना कितने बजे करना चाहोगे। देखो, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? पहला है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, दूसरा है लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, तीसरा है आपका पुरस्कार एवं दंड, और फोर्थ है उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? 3 बजे, 2 बजे। अच्छा, 2 बजे के आ रहे हैं कुछ ऑप्शन, कुछ 3 बजे वाले आ रहे हैं। हम्म। मॉर्निंग भी ठीक है। अच्छा, ऐप कैसे लॉगिन करें? ऐप लॉगिन करने के लिए जैसे ओपन करोगे ना, उस पर आ जाएगा विया व्हाट्सअप। उस पर क्लिक करोगे, व्हाट्सअप पे मैसेज जाएगा, वहां से आप अप्रूव करोगे तो आपका ओपन हो जाएगा। जी, चलिए। ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या होगा? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। पहला ही आपका सही है। यानी कि ज्ञान को अगर आप रचना की बात कर रहे हैं तो रचनावाद हो गया। अगर ज्ञान की रचना कर रहे हैं तो रचनावाद हो गया, है ना? और सामाजिक क्रियाएं जो होती हैं वो रचनावाद पे ही आधारित होती हैं, क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिव रहता है। भाई कोई भी सामाजिक कार्य करोगे तो एक्टिव रहोगे, यानी सामाजिक क्रिया का मतलब यही होता है कि आपस में मिलजुल के काम करना। बार बार अभ्यास करना, ये आपका व्यवहारवाद है कि बार बार जबरदस्ती रटते जा रहे हो। दंड देना निगेटिव होता है। उद्दीपन अनुक्रिया, ये भी व्यवहारवादी सिद्धांत होते हैं आपके। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 2000 लाइक कंप्लीट सपना। हाँ जी, 2000 लाइक कंप्लीट हो गए हैं हमारे। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आज आपने टारगेट पूरा कर दिया है, बहुत बढ़िया किया आपने, जबरदस्त। देखो, नेक्स्ट है आपका, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार इस किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो प्रत्यक्ष रूप से उस गति से संबंधित नहीं है, जैसे कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है?
अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होता है, या फिर समझने के लिए अधिगम में आनंद प्राप्त होता है, या पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, या फिर अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है? चलो जल्दी अपना आंसर लिखो। हाँ जी, चलो लिखते रहो अपना आंसर फटाफट से। क्या पूछा आपसे? बच्चा पुरस्कार पाने की इच्छा से काम कर रहा है, तो यहाँ पे ही पहले सेंटेंस में बात ये समझ में आ जाती है कि बच्चा बाह्य अभिप्रेरणा का इच्छुक है। क्या है? बच्चा बाह्य प्रेरणा के अंदर आ चुका है, माया जाल में फंस चुका है बच्चा, है ना? आंतरिक अभिप्रेरणा वाला नहीं है बच्चा। फिर बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा जो है बाहरी चीज पे ध्यान दे रहा है, जैसे कि स्टार पाना, मतलब इसलिए होमवर्क कर रहा है कि टीचर जो है मुझे होम वो देगी 5 स्टार, कि आपने बहुत अच्छा काम किया, या तारीफ सुनने के लिए। तो बच्चा इंटरनली मोटिवेट नहीं है, बच्चा भौतिकतावादी अभिवृत्ति का है। और इससे क्या होगा? इससे बच्चा और ज्यादा लालची हो जाएगा, और ज्यादा बाह्य प्रेरणा उसके अंदर पैदा हो जाएगी। फिर बच्चे को काम में मजा नहीं आ रहा, बच्चा सिर्फ दूसरी चीज के लिए काम कर रहा है, बिना किसी पुरस्कार पाने के लिए नहीं, वो पुरस्कार पाने के लिए कर रहा है। अन्य लोगों को खुश खुश करने की बजाय अपनी इच्छा के लिए या अपनी योग्यता के लिए। तो वो अपनी योग्यता के लिए भी नहीं कर रहा, वो कर रहा है बाहरी चीजों के लिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की अवस्था अवधारणा से क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है वह यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। दूसरा है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। तीसरा है यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। फोर्थ है आपका यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? लिखो जी अपना आंसर सब लोग। क्या बोल रहे हो? स्टार्टिंग से अब तक ये क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। रचनावाद और निर्मितवाद एक ही होगा या अलग अलग? एक ही होगा। रचनावाद और निर्मितवाद एक ही होगा, क्योंकि दोनों में ही ज्ञान का निर्माण होता है। बात करें बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह विभिन्न संस्कृतियों सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। नहीं, समान नहीं होता आपका। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक सामाजिक संरचना है। हाँ, सामाजिक संरचना है, क्योंकि सभी संस्कृतियों में एक जैसा नहीं होता। संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। हर उम्र का बच्चा हर अलग अलग संस्कृति में अलग अलग ज्ञान प्राप्त करेगा, एक जैसा ज्ञान नहीं होगा। दुष्ट रूप से बच्चे पैदा होते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं, नहीं। बच्चों के अंदर लर्निंग की जन्मजात क्षमताएं पहले से ही मौजूद होती है, अगर आप नहीं भी सिखाएंगे तो ऑटोमेटिक सीखेगा वो। बहुत सारी चीजें बच्चों के अंदर जन्मजात होती हैं, सीखने के लिए तत्पर बच्चे होते हैं। और ये जो अवस्थाएं हैं ना, जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शेष अवस्था, ये समाज द्वारा ही बनाई गई है। ये कोई मनोवैज्ञानिक वो नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है। ये हम लोगों ने बनाई है अपनी सुविधा के हिसाब से, तो इसलिए ये सामाजिक संरचना कहलाती है। आगे देखो, आगे क्या पूछा आपसे। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। दूसरा है अमूर्त रूप से सोचने और वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। तीसरा है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। और फोर्थ है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? चलो लिखो आंसर। सर आप पीजीटी की भी तैयारी करवाएंगे? हाँ, अभी करवाएंगे पीजीटी की तैयारी। पहले उसके देखते हैं फॉर्म फिलअप कब होगा, और उसके अलावा एग्जाम डेट भी अभी नहीं आई है उसकी। जी, लिखते रहो अपना आंसर, लिखते रहो। चलो 2100 लाइक होने वाले हैं हमारे आज, 2100 पूरे करके जाएंगे। मध्य बाल्यावस्था की क्या विशेषता होगी? मध्य बाल्यावस्था की उम्र पता होनी चाहिए पहले तो आपको, है ना? और शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेजी से होता है, ये तो शेष अवस्था में भी होता है। बाकी और चीज देखते हैं, क्योंकि शारीरिक वृद्धि जो बहुत तेज होती है, ये तो शेष अवस्था में भी होती है आपकी।
अमूर्त रूप से सोचना और वैज्ञानिक तर्क प्रयोग करने की योग्यता आ जाती है। अमूर्त नहीं होता, अमूर्त नहीं होता बच्चा। बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ये आंसर आपका राइट होगा। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी चालक होगा। संवेदी चालक तो शेष अवस्था में ही होता है ना। संवेदी चालक अवस्था तो 0 से 2 है, तो शेष अवस्था। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बच्चे का जो विकास है वो सबसे तीव्र गति से कौन सी अवस्था में होता है, तो वो शेष अवस्था में होता है ना। जन्म से 2 साल की अवस्था जो होती है। और यहाँ पे ये क्यों चुना हमने? ये इसलिए चुना है क्योंकि ये जीन पियाजे की तीसरी अवस्था का गुण है। इतना तो पता होगा, तार्किक अवस्था जो होती है तीसरी अवस्था होती है, और उसकी एज क्या है? 7 से 11। तो ये 7 से 11 और 6 से 12 एक ही स्टेज है। बात समझ में आई? नेक्स्ट है परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं या द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिखो अपना आंसर। हाँ जी। तो परिवार कौन सी है? परिवार आपकी प्रथम है, तो प्राथमिक हो जाएगा आपका। सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए बताएंगे 30 में से कितने ऑप्शन सही हुए, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, फटाफट से बताओ। और जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, और जिसने नोट्स नहीं लिए तो नोट्स जाके लो। सबसे पहला काम तो आप ये करो, ठीक है। एक काम करते हैं, रुको, मैं आपको बताता हूँ अभी। एक काम करते हैं, आप सब लोग सुनते जाओ। 1 घंटे के लिए ऑफर निकालते हैं छोटा सा। अभी 10:15 बजे हैं। 10:30 से 11:30 के बीच में एक ऑफर निकाल देते हैं। साढ़े अच्छा, वो तो निकल गया यहाँ से, ऐसी सुन लो मौखिक रूप से। 10:30 से 11:30 के बीच में ऑफर अभी चालू कर रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर जिसको नोट्स लेने हैं जाके ले लो फटाफट से। जिसने नोट्स अभी तक नहीं लिए ना, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी ऑफर निकाल रहा हूँ मैं 10:30 से 11:30 के बीच में 1 घंटे के लिए। तो जाओ ऐप पर और फटाफट से जाके जिनको भी लेने हैं नोट्स ले लो, ठीक है। और उनको पढ़ना आज से ही स्टार्ट कर दो। कैसे? ऐप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे ऐसे टीचर एकेडमी, यहाँ से इंस्टॉल आएगा, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। और जब उसको ओपन करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका ऐप कैसे खुलेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये खुलेगा ऐप आपके सामने इस तरह से। तो नीचे यहाँ पे स्टोर वाला ऑप्शन होता है। जैसे आप स्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपका ये पेज खुल के आएगा। और यहाँ से जो है ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये जैसे कॉम्बो वाले हैं, पेपर 1 पेपर 2, मैथ साइंस पेपर 1 पेपर 2। तो यहाँ से जाके आप सारे नोट्स ले लो। और इसके ऊपर अगर मैथ साइंस लिखा होता है ना, तो इसका मतलब इसके अंदर सारे सब्जेक्ट हैं मैथ वालों के लिए। और एसएसटी लिखा है तो एसएसटी के सारे सब्जेक्ट हैं। हिंदी भी, सीडीपी भी, इंग्लिश भी, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट हैं। सिर्फ उस पे एसएसटी या साइंस इसलिए लिखा है आपकी पहचान के लिए, कि साइंस वालों को ये वाले नोट्स लेने हैं और एसएसटी वालों को ये वाले। उसके लिए लिखा है वो, ठीक है। जाओ और जाके ले लो नोट्स अभी फटाफट से। फटाफट जाओ और नोट्स लो और अपना पढ़ना स्टार्ट करो। कल पूछूंगा मैं कितने चैप्टर पढ़े, तो बताना मुझे। नंबर आपके सबके अच्छे आए हैं, 25 और 26 27 नंबर आए हैं, वेरी गुड। बढ़िया रहा आपका स्कोर। बाकी क्लासेस रेगुलर करते रहो, थ्योरी क्लासेस भी रेगुलर करो। कंटेंट मैं आपको जो प्रोवाइड करा रहा हूँ सारा पढ़ते रहो, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो मज़ा आ जाएगा आपका। जीवन सफल होने की बात है भाई, ये भविष्य की बात है ना, ये कोई खेल थोड़ी है। ये भविष्य है, तो इसको सीरियस होके ही पढ़ाई करो, है ना। इस बार निकालना है सीटें। बाकी आपको किसी कुछ पूछना है तो पूछ लो। मतलब आपके दिमाग में कोई सवाल है, कुछ कहना चाहते हो कुछ, तो पूछ लो। मैं भी यहाँ पे 2 4 मिनट हूँ। चलिए आपका कमेंट के जवाब दे देता हूँ, बताओ जल्दी से, पूछना हो तो। संस्कृत में कुछ पेज क्लियर नहीं है, 2 पेज है उसमें क्लियर नहीं है, हाँ वो, क्योंकि वो रिपीटेड है, उनको छोड़ दो आप। उसके अलावा जो बाकी है वो कंटेंट पढ़ो आप। वो 2 पेज क्लियर नहीं है जो, वो खराब ही हैं आपके। जी, बहुत अच्छी क्लास थी सर जी, थैंक यू वेरी मच। केवीएस और सुपर टेट के लिए भी देख सकते हैं ये क्लास, हाँ 100%। सीडीपी देख सकते हो आप। नाइस क्लास टीचर जी, थैंक यू फॉर क्लास जी, थैंक यू वेरी मच।
ऐसे टीचर एकेडमी सीटेट के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म, बहुत प्यारे सर हैं। अच्छा जी, रोशन कुमार, थैंक यू वेरी मच। आप हम लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं। शहजाद, थैंक यू। गुड नाइट सर जी। जी गुड नाइट। फर्स्ट पेपर के लिए क्या पढ़ें? फर्स्ट पेपर के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, और एक अभी स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसमें बताऊंगा आपको सारी चीज़ें। आपको सीडीपी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, ईवीएस पढ़ना है और मैथ पढ़ना है। ठीक है। ईवीएस का क्लास कब से स्टार्ट हो गया? ईवीएस का चलता है शाम को 6 बजे। अभी 5 दिन हुए हैं मेरे ख्याल से ईवीएस का क्लास स्टार्ट हुए हुए। तो प्ले लिस्ट में जाके देख लो, प्ले लिस्ट में सारी क्लास मिल जाएंगी आप। आई वांटेड नोट्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में अभी अवेलेबल नहीं है भाई, अभी हिंदी में ही है, हिंदी वाले ले लो अभी जिसको लेने हैं। एसएसटी के लिए हैं क्या किसी के नोट्स? एसएसटी के लिए है ना, इसमें सारे अवेलेबल हैं, सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं, जाके यहाँ से ले लो। मेरा नाम ले लीजिए, मिसिस कंचन रॉय। जी। माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लास सर। निशा, थैंक यू। चलो बाकी जो सब्जेक्ट वाली जो कमेंट कर रहे हो कि मैथ का क्लास और भी क्लास, तो ये क्लास आपकी एक एक करके स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब अलग अलग क्या मैं सबको बोलो, एक साथ ही बोल देता हूँ सबको कि ये सारे सब्जेक्ट आपके एक एक करके भी स्टार्ट होंगे, तो थोड़ा वेट करो, सारे क्लासेस आपकी हो जाएंगी। चलिए, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी करना, इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो सब लोग जो है, और बाकी ग्रुप्स वगैरह आपके होंगे उसमें शेयर कर दो। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। बेस्ट ऑफ लक।